नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 संस्कृत के परीक्षा पाठ्यक्रम 2022 के बारे में हम जानेंगे कि परीक्षा 2022 संस्कृत विषय में किस प्रकार परीक्षा होगी, यानी परीक्षा का पैटर्न जानेंगे कि कौन सा शीर्षक कितने अंक का होगा। यदि हम योजना अनुरूप पढ़ाई करते हैं तो हमें मेहनत भी कम करनी होती है और अंक भी अधिक प्राप्त होते हैं। यदि हम योजना अनुरूप पढ़ाई नहीं कर पाते तो मेहनत भी हम काफ़ी कर लेते हैं परंतु उसके अनुरूप अंक प्राप्त नहीं हो पाते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि परीक्षा का पैटर्न किस प्रकार है, कौन कौन से शीर्षक कितने अंक के होंगे। और एक और बात, आपने इससे पूर्व वाले वीडियो में पाठानुक्रमणिका देखा होगा, उसमें मैंने पहले ही ये बताया कि भाई कौन कौन से पाठ आएंगे, आपके 12 पाठ कौन से होंगे। सिर्फ पाठों की जानकारी में दे पाया था, अब मैं आपको ये भी जानकारी दूंगा साथ में कि व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक होंगे और किस किस को टॉपिक को पढ़ने से हमें कितने कितने अंक प्राप्त होंगे। तो आइए हम जानते हैं। खंड क, पठिता अवबोधनम, यानी पढ़े हुए में ही से ही आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि शैमुषी भाग द्वितीय है। जो आपकी पाठ्यपुस्तक है उस पाठ्यपुस्तक का नाम ही है शैमुषी भाग द्वितीय। शैमुषी भाग प्रथम हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले जो पहला प्रश्न होगा वह होगा गद्यांश से संबंधित, यानी कि गद्यांश से संबंधित, यानी गद्यांश जो पाठ है उनमें से आपके एक अनुवाद पूछा जाएगा आपसे, और जो 2 अनुवाद होंगे 2 में से 1 अनुवाद पूछा जाएगा। और जो गद्यांश पाठ है वो 12 पाठों में से मात्र 5 पाठ हैं जो गद्यांश पाठ हैं, जिनमें से दूसरा पाठ, 5वां पाठ, 7वां पाठ, 8वां पाठ और 10वां पाठ। यदि इन 5 पाठों का आप अध्ययन करेंगे तो अध्ययन करने के पश्चात इन 5 पाठों में से 1 अनुवाद पूछा जाएगा जो 4 अंक का होगा। आप सप्रसंग अनुवाद लिखेंगे और आपको 4 अंक प्राप्त होंगे। इसके बाद हमारा जो दूसरा प्रश्न है वह यह है कि हम पद्यांश में से भी 1 अनुवाद पूछेंगे, सप्रसंग अनुवाद पूछा जाएगा जो भी 4 अंक का होगा। ये भी मात्र 5 पाठ हैं, जिनमें से पहला पाठ, तीसरा पाठ, छठा पाठ, 9वां पाठ और 12वां पाठ। ये 5 पाठ पढ़ने से हमें भी 4 अंक प्राप्त होंगे, यानी कि गद्यांश के 4 अंक और पद्यांश के 4 अंक। इसके बाद आइए आप नाट्यांश, तो नाट्यांश में से भी 1 अनुवाद पूछा जाएगा, सप्रसंग अनुवाद पूछा जाएगा जो 4 अंक का होगा। और नाट्यांश मात्र 2 पाठ हैं, यानी नाटक से लिए हुए पाठ मात्र 2 हैं, जो हैं एक तो पाठ 4 और एक है पाठ 11। तो इस प्रकार हम पाठों का अध्ययन करते हैं तो हमारे 12 अंक प्राप्त होते हैं। इसके बाद जो चौथा प्रश्न होगा वह भी पद्यांश में से ही पूछा जाएगा। पद्यांश में से 1 अनुवाद लिखा जाएगा, मगर या भावार्थ लिखा जाएगा, मगर वो संस्कृत भाषा में होगा, वो मात्र 2 अंक का होगा। यानी कि आप जो 5 पाठ है उनके श्लोकों को संस्कृत भावार्थ के रूप में हमें पढ़ना होगा और हमें 2 अंक प्राप्त होंगे। तो ये आपकी पाठ्य पुस्तक थी। इसके बाद ये आपके लगभग कितने हो गए, 14 अंक। अब आइए आगे बढ़ते हैं। जो प्रश्न 5 है, 5 का जो अ है उसमें प्रश्न है कि संस्कृत भाषा में उत्तर देना है, मगर 1 पद में ही देना है, 1 शब्द में ही देना है। इनमें से आपके 4 प्रश्न होंगे। प्रश्न 5 के खंड अ में 4 प्रश्न होंगे जो आधे आधे अंक के होंगे, अर्थात आपको 2 अंक प्राप्त होंगे। यानी कि जो आपने 12 पाठ का अध्ययन किया उनमें से कोई से भी 4 प्रश्न आएंगे जो मात्र आधे आधे नंबर के होंगे और इससे आपको 2 अंक की प्राप्ति होगी। इसके बाद आइए आप प्रश्न 5 के ही खंड ब में संस्कृत भाषा में ही आपको उत्तर देना है। इसमें भी 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, मगर अब 1 पद न होकर के पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना होगा, जो प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का है। कुल 4 अंक पूछे जाएंगे प्रश्न 5 के ब में, तो 4 अंक प्राप्त होंगे आपको। इसके बाद आइए आप प्रश्न 6, अन्वय लेखन, यानी कि आपको अन्वय लिखना है। वो आप अन्वय लिखने से तात्पर्य आप समझते हैं, जो संस्कृत होता है, संस्कृत में जो पद्य होते हैं उन पद्य में क्या होता है, हमें पहला शब्द नीचे की लाइन से उठा लेना पड़ता है, फिर दूसरा शब्द ऊपर की लाइन से। इस प्रकार हमको पद्य को जब हम गद्य के अनुसार जमा देते हैं तो वही अन्वय कहलाता है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। आपके पास कोई श्लोक होगा
या कोई गद्यांश भी हो सकता है, तो उसमें से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यानी आपको अध्ययन इस प्रकार से करना होगा कि आपको वो याद रहे कि कहाँ से ये पाठ लिया गया और कौन कौन से इसमें शब्द हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। ये अन्वय लेखन आपके 2 अंक का होगा। इसके बाद आइए चलते हैं प्रश्न 7 पर। रेखांकित पद के आधार पर आपको प्रश्न का निर्माण करना है, यानी कि आपके पास एक उत्तर होगा। ये जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है, तो जयपुर पे अंडरलाइन होगा, तो जयपुर राजस्थान की राजधानी है। तो आगे पूछेगा राजस्थान की राजधानी क्या है, तो जयपुर की जगह क्या जाएगा, किम जयपुरम। तो आप समझ गए। तो वो मैं आपको, वैसे भी मैंने प्रश्न निर्माण का वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। आगे देखते हैं, यानी प्रश्न निर्माण करेंगे आप, वो एक एक करके, यानी 3 अंक के 3 प्रश्न होंगे। प्रश्न निर्माण बड़ा ही सरल है और आपको किम का रूप याद करना है। तीनों लिंगों में कृदश, कति, इस तरह के शब्द याद करने होंगे, जिससे आप 3 अंक प्राप्त कर लेंगे। अब आइए आप प्रश्न 8 पर। यह भी बड़ा सरल है। गद्य, जो आपके 5 पाठ है गद्य के, 2, 5, 7, 8, 10, इन 5 पाठों को अच्छी प्रकार से आप अध्ययन कीजिए। अध्ययन करने के बाद जब आपने अध्ययन किया तो आप इसका सार तो समझ ही गए होंगे। यानी कहने का मतलब जब आपने पूरा गद्य पाठ पढ़ा तो आप किसी को अगर वो सुनाएंगे तो आप पूरा का पूरा थोड़ी सुना पाएंगे, उसका सारांश ही सुना पाएंगे, तो वही होता है सार। तो आपको 5 पाठों में से किसी एक पाठ का सार हिंदी में ही लिखना है, तो 2 अंक इसके प्राप्त होंगे। ये बड़ा सरल है और 2 अंक प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद आइए आप प्रश्न 9 पर। पाठ प्रसंग के अनुसार शब्दार्थ का चयन करना है। ये शब्दार्थ जो है शब्द का अर्थ, यानी कि आप जो पाठ के प्रसंग के अनुसार कोई शब्द दिया होगा उसका अर्थ का आपका क्या करेंगे, आप चयन करेंगे। तो ये मात्र 1 अंक का है, 2 प्रश्न होंगे इसके अंदर। अब आइए अंतिम प्रश्न, वह है 10। अंतिम प्रश्न खंड क का है। अभी तो खंड ब भी है, खंड स भी है, खंड द भी है। फिर पाठ्य पुस्तक में से कोई से भी 2 श्लोक आपको लिखने हैं आपकी उत्तर पुस्तिका में, परंतु ये जो 2 श्लोक है वो आपके प्रश्न पत्र में नहीं आने चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य है कि आपको करीबन 2 की जगह आपको 4 श्लोक याद करने चाहिए। यदि 2 पद्यांश और उसमें आ भी जाता है तब भी हमारे पास 2 श्लोक शेष रहते हैं। यानी हमें 4 श्लोक याद कर लेना चाहिए, कंठस्थ लिख करके अभ्यास कर लेना चाहिए, ताकि हमें हलंत विसर्ग इसकी गलती ना हो। तो हम इस प्रकार 2 श्लोक वहाँ लिख पाएंगे और हमारे 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो आइए, आपने देखा कि खंड क में किस किस प्रकार से शेमुषी भाग द्वितीय में से प्रश्न पूछे गए। यानी कि पहला प्रश्न 4 अंक का, दूसरा प्रश्न 4 अंक का, तीसरा प्रश्न भी 4 अंक का, चौथा प्रश्न 2 अंक का, 5वां प्रश्न 2 अंक का, छठा प्रश्न 4 अंक का, 7वां प्रश्न, छठा प्रश्न तो मात्र 2 अंक का है, 5 में अ और ब है, एक अ तो है 2 अंक का और ब है 4 अंक का। इसके बाद अन्वय लेखन 2 अंक का, प्रश्न निर्माण 3 अंक का, गद्य पाठ का सार 2 अंक का, शब्दार्थ चयन 1 अंक का और 2 श्लोक जो आपको लिखने हैं वो मात्र 2 अंक के। इस प्रकार ये टोटल हो गए हैं 4, 4, 8, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 4, 20, 3, 23, 24, 25, 26, 27, 28। यानी कि आपका जो पठिता अवबोधनम है वो 28 अंक का होगा। तो अब हम चलते हैं खंड ब की ओर। देखिए, अब हम खंड ख अपठिता अवबोधनम, यानी अपठित अवबोधन, जो हमने पढ़ा नहीं उसके बारे में समझना है, इसके बारे में जानेंगे। खंड ख जो आपके संस्कृत परीक्षा में किस प्रकार आएगा, आपका खंड ख एक सरल गद्यांश होगा, बड़ा ही सरल, जो क्लिष्ट नहीं होगा, सरल गद्यांश जो 80 से 100 शब्दों के मध्य में होगा। उसमें से एक यानी पैराग्राफ, तो उसमें से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो 10 अंक के होंगे। यही हो आपका खंड ख, जिसमें पहला जो प्रश्न है, पहला जो टाइप होगा वो है 4 प्रश्न आपको एक पद में देना है। यानी कि आपने गद्यांश पढ़ा, गद्यांश पढ़ करके 4 प्रश्नों के उत्तर उसमें से ढूंढेंगे आप क्या क्या हो सकता है और उसको आपको लिखना है। तो 4 प्रश्न होंगे जो कि आधे आधे अंक के ही होंगे मात्र, तो 2 अंक उसके प्राप्त होंगे। आपको 4 प्रश्न पढ़ने होंगे। इसके बाद आइए आप दूसरा, 3 प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में देने। वही सरल गद्यांश में से ही आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, मगर अब आपको पूर्ण वाक्य में देने। तो 3 अंक है और 3 ही प्रश्न है, तो 3 अंक का होगा। इसके बाद आइए आप तीसरा प्रश्न, गद्यांश का शीर्षक प्रदान करना। आपको गद्यांश का शीर्षक देना है, यानी आपने जो गद्यांश पढ़ा उसका जो मुख्य बात होती है वही उसका शीर्षक होता है। यदि आपने महात्मा गांधी की पूरी जीवनी के बारे में पढ़ा तो महात्मा गांधी है, यदि आपने भगत सिंह के बारे में पढ़ा तो भगत सिंह ही उसका क्या होगा, शीर्षक होगा। तो ये है शीर्षक प्रदान, ये भी सरल होता है, 1 अंक आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद आइए आप प्रश्न 4, जो गद्यांश है, आपने जो गद्यांश पढ़ा
उसको आपको संक्षिप्त रूप में लिखना है। और यदि आपको वहाँ संस्कृत में लिखना है तो आराम से आप जो आपकी 10 लाइन है उसको आप 3 लाइन 4 लाइन में बदल सकते हैं। अच्छी अच्छी लाइनें आप ढूंढ सकते हैं अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, पर अगर बना लेते हैं तो आप एक छोटा सा सारांश अगर हिंदी में तो आप लिख ही पाएंगे और संस्कृत में तो भी लिख पाएंगे। तो ये संक्षिप्तीकरण करना है आपको गद्यांश का 2 अंक का। आइए अब हम चलते प्रश्न 5 की ओर। अनुच्छेद के आधार पर, ये जो आपका पैराग्राफ है गद्यांश है, इस अनुच्छेद के आधार पर बहुविकल्पात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। वो किस तरीके से पूछे जाएंगे, देखिए आधे आधे अंक के 4 व्याकरण से संबंधित होंगे ये चारों प्रश्न। पहला है, आपके पास एक वाक्य लिख दिया जाएगा और वाक्य में पूछा जाएगा कि कर्ता कौन है और क्रिया कौन है। जैसे मान लीजिए राम पुस्तक पढ़ता है, तो आप हिंदी में समझ सके पढ़ता कौन है कि राम, तो राम तो कर्ता है और क्रिया है पढ़ना। तो इस प्रकार एक संस्कृत का वाक्य होगा और आप उसमें से आपको कर्ता और क्रिया ढूंढना है। इस बात के आपको आधे अंक प्रदान किए जाएंगे। उसके बाद आता है ब यानी दूसरा प्रश्न, वो है विशेषण विशेष्य चुनिए। आपको विशेषण विशेष्य चुनना है। एक पंक्ति होगी जिसमें एक विशेषण होगा और एक विशेष्य होगा। मैंने हमेशा ही विशेषण विशेष्य का वीडियो बनाया हुआ है, मैंने आपको उसका शॉर्टकट यहाँ भी बता देता हूँ। अधिकांशतः विशेषण पूर्व में होता है और विशेष्य बाद में होता है। यानी कि जैसे बोला कि अच्छा बालक, तो अच्छा तो क्या है विशेषण और बालक क्या है विशेष्य। यानी कहने का मतलब है हम कभी ऐसा नहीं बोलेंगे बालक अच्छा, अच्छा बालक। तो विशेषण हमेशा अधिकांशतः पूर्व में होता है और विशेष्य बाद में होता है। आइए अब चलते हैं हम स, यानी कि जो 5वें में जो तीसरा प्रश्न आधे अंक का होगा वो है संज्ञा सर्वनाम का प्रयोग कीजिए। यानी कि अगर आपके पास संज्ञा लिखी हुई है तो आपको सर्वनाम लिखना है और सर्वनाम लिखा हुआ है तो आपको उसको संज्ञा में बदलना है। तो इसके बारे में वीडियो बनाया हुआ है, उसको देख लीजिएगा संज्ञा सर्वनाम के टॉपिक से। और फिर भी ऐसा है कि जैसे राम पढ़ता है तो राम पढ़ता है, वह पढ़ता है, सह आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो इस तरह से आपको संज्ञा सर्वनाम करना है। अब अंतिम जो द प्रश्न होगा अनुच्छेद के आधार पर वो भी आधे अंक का होगा। या तो आपसे पर्यायवाची पूछे जाएंगे, जलज नीरज कमल, समझ गए आप, कमल के पर्यायवाची है। या फिर आपसे विलोम पूछा जाएगा। विलोम यानी कि अच्छा का बुरा, समझ में आया। तो ये आपके या तो अच्छा पर्यायवाची पूछ लेंगे या विलोम शब्द पूछ लेंगे, वो भी आपके सरल गद्यांश के आधार पर ही पूछा जाएगा। तो इसलिए आपको कोई इसके लिए कोई विशेष तैयारी तो नहीं करनी है। फिर भी आप आपके पाठ्य पुस्तक में आए हुए अन्य स्रोत से आपको अधिक से अधिक आपको सरल गद्यांश को पढ़ लेना चाहिए, संयोगवश वो बोर्ड में आ जाए। तो इस प्रकार आपका खंड ख समाप्त होता है। अब आइए बढ़ते हैं हम खंड ग की ओर। तो देखिए आप खंड ग। आइए अब हम खंड ग के बारे में जानते हैं, अनुप्रयुक्त व्याकरण। तो इस अनुप्रयुक्त व्याकरण में हम प्रश्नों के प्रकार बहुविकल्पात्मक होंगे और अति लघुत्रात्मक होंगे, यानी वस्तुनिष्ठ होंगे और छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए इसमें पहला जो टॉपिक होगा वह है संधि, 4 अंक की होगी संधि। तो संधि में जो जो टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए कक्षा 10 में वह है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, यानी कि स्वर संधि नहीं आएगी जो कि 9th में आ चुकी है। तो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में हम जानेंगे। तो व्यंजन में आपको पढ़ना है शचत्व संधि, षटत्व संधि, जशत्व संधि, चर्त संधि और अनुस्वार संधि, यानी कि 5 संधियां आपको व्यंजन संधि के अंतर्गत पढ़ना है, जिसके वीडियो में बना चुका हूं, आप देख लीजिएगा। और अब विसर्ग संधि में आपको पढ़ना है विसर्ग से लोप, उत्व संधि, ऋत्व संधि और सत्व संधि। पिछले बार कोर्स कम हो गया था इसलिए शॉर्ट में बनाया, पर दोबारा वीडियो बना दिए जाएंगे। तो विसर्ग से लोप, कहाँ कहाँ विसर्ग का लोप होता है, उत्व संधि, ऋत्व संधि और सत्व संधि, ये 4 आपको विसर्ग संधि के अंतर्गत पढ़ने होंगे। और जो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को आप इन 9 संधि के सूत्रों को अध्ययन करेंगे तो आपको 4 अंक की प्राप्ति होगी। तो इसके बाद चलते हैं हम समास। समास का जो टॉपिक है वो मात्र आपके 3 अंक का होगा। 3 अंक में आपको समास 5 ही पढ़ने हैं। अविभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास, यानी 5 समास आपको पढ़ने होंगे। इन 5 समास का अध्ययन आप अपनी पाठ्य पुस्तक जो शैमुषी भाग द्वितीय है उसमें आए हुए उसके अंतर्गत जो आपके अविभाव समास, जो 5 समास के 2 उदाहरण हैं, उनको अच्छी प्रकार से अध्ययन कीजिएगा। आपके 3 अंक आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं कारक, जो कि संस्कृत की एक तरह से रीढ़ की हड्डी है। तो जो कारक है वो 4 अंक का होगा। उपपद, विभक्ति, आप समझते हैं अभिता परिता। इस कारक के भी वीडियो बनाए हुए हैं, 5-6 वीडियो, 7 वीडियो हैं लगभग अलग से एक कारक का और एक कारक डिटेल में।
तो जो आप कारक पढ़ेंगे उस कारक में आपको टॉपिक किस तरह से होंगे, एक तो आपको विभक्ति का ज्ञान पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी विभक्ति है। इसके बाद अशुद्धि संशोधन, यानी कि कहाँ कहाँ कोई गलती होगी आप उसको क्या करना है, आपको सही करना है, अशुद्धि का संशोधन करना है अर्थात शुद्ध लिखना है। इसके बाद एक वाक्य प्रयोग होगा, यानी कि आपके पास कोई अभितपरित या कोई अव्यय या कुछ ऐसा दे दिया जाएगा जो कारक से संबंधित होगा और उसको आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो 3 तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आपके 4 अंक के होंगे। ये था आपका कारक प्रकरण। आइए अब हम चलते हैं प्रश्न 4 की ओर। खंड ग का प्रश्न 4। प्रश्न 4 है प्रत्यय। प्रत्यय 3 अंक का है और 3 अंक में आपको प्रत्यय कौन कौन से पढ़ने हैं, बड़ा ही सरल होता है। और उसमें आप अगर एक एक उदाहरण भी आप सबके याद कर लेते तो एक माइंड सेटअप हो जाता है कि किस में कौन सा प्रत्यय बनेगा। तो आप इसमें पढ़ेंगे आप प्रत्यय क्षत्रि प्रत्यय, शानच प्रत्यय, क्षत्रि प्रत्यय, शानच प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, कितिन प्रत्यय, ल्यूट प्रत्यय, त्रिच प्रत्यय, मतु प्रत्यय, इन प्रत्यय, ठन प्रत्यय, त्व प्रत्यय, तल प्रत्यय, टाप प्रत्यय और ढिप प्रत्यय। ये प्रत्यय हैं आपके। तो यानी क्षत्रि 1, शानच 2, तव्यत 3, अनियर 4, कितिन 5, ल्यूट 6, त्रिच 7, मतुप 8, इन 9 और ठन 10। 10 तो ये हो गए। फिर त्व 11, तल 12, टाप 13 और घिप 14। ये 14 प्रत्यय आप पढ़ेंगे, यानी कि 14 पृष्ठ पढ़ लीजिए आप। तो 14 प्रत्यय पढ़ने के बाद आपको 3 अंक की प्राप्ति होगी। और ऐसा ना सोचिए कि भाई ये इतना से 3 अंक के लिए हमें इतना पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब आप भविष्य में कंपटीशन देंगे तो इन सब प्रत्ययों का ज्ञान, इन कारक का ज्ञान, इन सब का ज्ञान आपको रखना होगा आपको। आइए हम चलते हैं प्रश्न 5 की ओर। अव्यय जो व्यय न हो। अव्यय जो हैं वो आपके 2 अंक के होंगे। वे उसमें आपको सामान्य परिचय होता है और वाक्य में अव्यय का प्रयोग। जो भी आपके पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 से शेमुषी भाग द्वितीय में जितने भी अव्यय आए हैं उनका आप एक जगह संग्रह कीजिए, संग्रह करके उन अव्ययों को पढ़ें। वैसे भी आप चिंता न करें, इसके बारे में शॉर्ट में तो बनाया हुआ है वीडियो, अब डिटेल में भी बना देंगे अव्यय प्रकरण। अब आ जाइए आप उपसर्ग। उपसर्ग मात्र 2 अंक के होंगे। आप जानते हैं उपसर्ग हमेशा पूर्व में ही जुड़ता है। तो उपसर्ग जो हैं वो आपके थोड़े कम कर दिए गए हैं। वो उपसर्ग है अ उपसर्ग, अप उपसर्ग, निस उपसर्ग, निरुपसर्ग 4, दुर उपसर्ग 5, आंग उपसर्ग 6, उद उपसर्ग 7 और अधि उपसर्ग 8। तो ये 8 उपसर्ग हैं। अप, अव, अप, निस, निर, तुस, दुर, आंग, उद, अधि, ये आपके 8 उपसर्ग हैं। तो इसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद आइए आप प्रश्न 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 7 जो है शब्द रूप। आप जानते हैं कारक को हम बिना शब्द रूप, बिना धातु रूप के पढ़ ही नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तो आपको कहीं ना कहीं शब्द रूप याद करने होंगे। तो जो शब्द रूप है वो मात्र 2 अंक के होंगे। वो 2 अंक के कौन कौन से हैं आप देख लीजिए। पहला छात्र, इनके सबके वीडियो बना दिए जाएंगे। छात्र, दूसरा हरि, तीसरा पितृ, चौथा गौ, 5वां गुरु, 6ठा नदी, 7वां वधु, 8वां अस्मद, 9वां युष्मद। ये 9 तो आपके शब्द रूप। इसके अलावा भी तीनों लिंगों में जो सर्वनाम है सर्व, यत, तत् और किम। सर्व, यत, तत् और किम, ये 4 और वो 9 यानी 13। तो लगभग 13 शब्द रूप याद करने हैं और ये चारों को तो आपको तीनों लिंगों में ही याद करना होगा। आइए अब हम बढ़ते हैं धातु रूप की ओर। जो धातु रूप है ये भी आपके 2 अंक के ही होंगे। तो देखिए क्या क्या धातु रूप आपको याद करने, 5 लकार में लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिंग लकार और विधिलिंग लकार, है ना। लट, लोट, लंग, विधिलिंग और लिट यानी भविष्यकाल। तो आप इनमें क्या करना है, हमें ये 5 लकारों में हमको अध्ययन करना है। कौन कौन से अध्ययन करना है, देखिए भू धातु, गम धातु, ईश धातु, प्रच्छ धातु, लिख धातु। 5 हन धातु, भी धातु, दा धातु, दा धातु, फिर नृत धातु, जन धातु और क्री धातु। इसके अलावा आपको और क्रोड धातु, चिंत धातु और त्यज धातु, ये आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसके बाद भी 2 आपको आत्मनेपदी में भी याद करने हैं, वो है सेव धातु और लब धातु। सेव और लब धातु सिर्फ आपको लट लकार में ही याद करनी है, यानी कि सेवते, सेवेते, सेवंते, सेवसे, सेवेथे, सेवद्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। इस प्रकार आपको ये लट लकार में याद करना है। बाकी जो पूर्व में बताए गए थे कौन कौन से दोबारा बोलता हूँ मैं। पहला भू, गम 2, ईश 3, प्रच्छ 4, लिख 5, हन 6, भी
7, दा 8, वृत्त 9, वृत्त नहीं है वो नृत्य है, नृत्य करना 9, जन 10, क्री 11, क्रोड 12, चिंत 13, त्यज 14। ये 14 धातु रूप तो आपको पांचों लिंगों में, पांचों लकारों में याद करने होंगे। पांचों लकारों में सेव और लब सिर्फ आपको लट लकार में याद करना है। एक इसमें नवा जो प्रश्न आएगा वह है संख्या ज्ञानम, जो आपको लगभग 100 या 100 से भी अधिक याद करने हैं। तो आपको ये गिनती जो संख्या में है एकम द्वे त्रीणी चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव दश, तो ये आपके लिए इसका वीडियो बनाया हुआ है। 100 तक तो बनाया हुआ है, 100 से आगे भी बना देंगे। तो ये आपका खंड ग जो परीक्षा 2022 संस्कृत विषय का होगा, उसमें 9 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि व्याकरण से संबंधित होंगे। तो इनका भी आप अच्छी प्रकार से अध्ययन कीजिएगा। बोर्ड है। अब आइए हम बढ़ते हैं खंड घ की ओर। खंड जो घ है आपका वो है रचनात्मक कार्य। रचना करनी होगी आपको, लगभग 15 अंक का होगा ये। तो देखिए इसमें पहला जो प्रश्न है संकेत आधारित औपचारिक अथवा अनौपचारिक पत्र लेखन, जो 4 अंक का होगा। यानी कि आपको एक पत्र लिखना है, या तो वो ऑफिशियली होगा या अनऑफिशियली। कहने का मतलब है या तो वो पत्र आपके अपने रिश्तेदार या मम्मी पापा को लिखना होगा या फिर किसी अधिकारी को लिखना होगा। तो ये 4 अंक का संस्कृत भाषा में आपको एक पत्र लेखन लिखना है, जिसके आपको 4 अंक प्राप्त होंगे। आइए अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। वह है चित्र आधारित वर्णन। आपके सामने एक चित्र दिया होगा आपके प्रश्न पत्र पर, उस चित्र के आधार पर आपको संस्कृत भाषा में ही वर्णन करना है, लगभग 4-5 वाक्यों में। यदि आपसे ऐसा नहीं हो पाता है तो आप ऐसा कीजिएगा अथवा में संकेत आधारित वार्तालाप लेखनम, यानी कि आप पर वहाँ पर मंजूषा दी हुई होगी, मंजूषा में कुछ शब्द दिए हुए होंगे, उसके आधार पर आपको बातचीत करनी है, वार्तालाप करना है। यह भी संस्कृत भाषा में होगा, जो कि 4 अंक का होगा। अब आइए बढ़ते हैं हम तीसरे प्रश्न की ओर। हिंदी भाषा में जो 4 वाक्य दिए हुए होंगे वो आपको संस्कृत में बनाने हैं, यानी कि आपको हिंदी को संस्कृत में लिखना है। इसके लिए आपको कारक ज्ञान आवश्यक है। लगभग सभी ग्रामर को, पूरी ग्रामर ही है, तो आपको क्या करना है, आपको 4 वाक्य लिखने, सरल वाक्य होंगे। तो आप इसका अध्ययन कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा। और एक प्रश्न 4 है घटना क्रम संयोजन, यानी कि आपके पास एक घटना लिखी होगी, एक कहानी की घटना हो सकती है, एक निबंध हो सकता है, जो भी होगा उस घटना को आप, ये क्रमबद्ध नहीं होगा, अक्रम होगा, यानी कि क्रम से रहित होगा, पहला 7वां 9वां दूसरा, ऐसे। तो आपको क्या करना है, उन वाक्यों को, जो 6 वाक्य होंगे आपके समक्ष, उन 6 वाक्यों को आपको क्रम से लिखना है। तो एक बात तो ये कि आप उसको वहाँ पर क्रम समझकर उचित क्रम में ही लिखिएगा, और लिखने के पश्चात आपको नकल ही तो करनी है उसमें से। तो कहीं भी हलंत विसर्ग अनुस्वार किसी प्रकार की छोटी से छोटी गलती भी न कीजिएगा, जिससे आपको पूरे 3 अंक प्राप्त हो जाएंगे। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो अथवा में फिर है 3 शब्दों के आधार पर संस्कृत में वाक्य निर्माण कीजिए। आपके समक्ष 3 उपपद हो सकते हैं कारक के, या कोई अव्यय हो सकता है, या कुछ प्रत्यय हो सकता है, किसी के भी कोई सी प्रकार के 3 शब्द होंगे आपके, उसके अनुसार आपको एक वाक्य बनाना है। अगर आपको ये सरल लगता है तो आप वाक्य का निर्माण कीजिए। और अगर आपको कहानी याद है और आपको समझ में आ गया कि इसका क्रम ये हो सकता है, रावण ने, जो रावण है, राम ने रावण को मारा और सीता का अपहरण हुआ, तो आप समझ गए कि पहले सीता का अपहरण हुआ था, बाद में राम ने रावण को मारा था, भगवान राम ने। तो समझ में आ गया। तो ये आपको क्रम आपको पहचानना है। यदि आपकी पढ़ी हुई कहानी होगी तो आप निश्चित रूप से कहानी को समझ पाएंगे और अच्छे क्रम से लिख पाएंगे। और यदि ऐसा नहीं है तो सबसे अच्छा तरीका है वो 3 शब्द होंगे, उसके आधार पर आप वाक्य का निर्माण कीजिएगा। तो ये था आपका संस्कृत परीक्षा 2022 जो है, जिसका विषय कोड शायद 71 है। तो इसको आप अच्छी प्रकार से अध्ययन कीजिए। आपका जो पूरा परीक्षा प्रश्न पत्र है वो 4 भागों में विभाजित होगा, खंड क, खंड ख, खंड ग और खंड घ। समझ में आया? इन चारों में आपको पहले में आपका पठित अवबोधनम होगा, फिर दूसरे में अपठित अवबोधनम होगा, तीसरे में अनुप्रयुक्त व्याकरण होगी और चौथे में रचनात्मक कार्य होगा। इन चारों का विस्तृत अच्छी प्रकार से यदि आप अभी योजना बना लेते हैं, अभी महीना जुलाई चल रहा है, विद्यालय भी खुलने वाले हैं, अगर आप इसको तरीके से आप पढ़ते हैं, है ना, मेरे वीडियोस की मदद लेके, और उसको आप अपने नोट्स बनाते हैं और अच्छे तरीके से, ये अब आज पहले इसके पूर्व मैंने आपको पाठानुक्रमणिका का वीडियो डाला था, और अब आज मैं ये जो आपके लिए तैयार कर रहा हूँ परीक्षा का पैटर्न, ये परीक्षा का पैटर्न, इन दोनों के बाद ही मैं क्रमशः ही आपके
कक्षा 10 के समस्त वीडियो को क्रमशः ही बनाऊंगा और आप उसको देखिएगा। और शायद हो सकता है शायद आपको ये पसंद आया होगा, तो इसको आप लाइक करें न करें, शेयर अवश्य करें, जिससे अन्य विद्यार्थियों को लाभ पहुँचे। धन्यवाद। मैं रजनीश आचार्य, केशवराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम।